तो जी आज का हमारा जी लेक्चर है जी कल्टीवेशन ऑफ मलबरी या मलबरी जो है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर क्या है? ये लास्ट टाइम हमने भी पढ़ा था। ये मोरी कल्चर जो है सिल्क को रेयर करने के लिए जो है एक जरूरी यजना है। और ये देखिए ये खाता भी यही है। इसके पत्तों को स्पेशली आपने पीछे 3-4 आज हम लेक्चर एक आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो सिल्क वर्म्स की। इरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है, तसर सिल्क है, तशर सिल्क है और एक मलबरी सिल्क है। और ये जो मलबरी सिल्क है ये हमने पढ़ा था कि जितनी भी सिल्क वर्म जितना भी सिल्क पैदा होता है 90% इससे होता है। बकाया 10% बकाया स्पीशीज है जिसको हम वाइल्ड सिल्क कहते हैं और इसको हम नेचुरल सिल्क कहते हैं जो इससे पैदा होते हैं। तो 90% इससे पैदा होते हैं। अब जब 90% इससे पैदा होते हैं तो डेफिनेटली हमें रेयर करने के लिए कुछ चाहिए भी। और चाहिए हमें क्या? वो है जी मलबरी के प्लांट्स, मलबरी के लीफ, क्योंकि ये मलबरी के लीफ खाते हैं जिसको हम तूत या शहतूत कहते हैं। ये एक्चुअली दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तूत और शहतूत डिफरेंट स्पीशीज हैं। इस तरीके से इसकी बड़ी सारी जो हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसको कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है और कैसे अच्छे पौधे हासिल किए जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ही मोरी कल्चर होता क्या है? मोरी कल्चर जो है कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ मलबरी प्लांट। क्या आप मलबरी प्लांट लगाएं और मलबरी प्लांट से आप पत्ते लें, इसको हम क्या कहते हैं? मोरी कल्चर। अब ये क्या है कि दुनिया में बड़ी सारी जगह पे हर तरह के, दुनिया में ऑलमोस्ट 3 तरह के जो क्लाइमेट्स या कह लें कि रीजन्स पाए जाते हैं। उनमें से टेम्परेट रीजन जो ठंडे इलाके हैं, यूरोप जैसे ठंडा है, जापान ठंडा है, चाइना का ऊपर वाला इलाका ठंडा है, जो रशिया ये ठंडा है। तो ये ठंडे मुल्कों में भी पाया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री। तो ट्रॉपिकल कंट्री में है डॉक्टर साहब वो शरीर आ रहे हैं 2 दिन से वो कमरे का देख लो, उन्हें कहना मेरा सफाई करा रहे हो। चलो वो तुम देख लो कमरा लग के होर ते चलो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ कर लें। अच्छा दूसरा है जी ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो है ट्रॉपिकल कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे जो गर्म मुल्क होते हैं, जो सारा साल में ज्यादातर पार्ट है वो गर्म रहते हैं। जैसे अफ्रीकन कैसे कंट्री हैं, कीनिया जो है, सूडान, चाड, वेस्ट इंडीज, ये ऐसे मुल्क हैं जो ज्यादातर पार्ट गर्म रहते हैं। तो अब सब ट्रॉपिकल कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे मुल्क जो हैं जो जहाँ गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है, ऐसे रीजन को हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये सारे इलाकों में आलमोस्ट मुख्तलिफ तरह के इलाकों में पाया जाता है। और ये जो है सिल्क, जो सिल्क वर्म जिसको हम मलबरी सिल्क कहते हैं, जिसका नाम बम्बक्स मोरी पड़ा था, ये इसकी मेन खुराक इसके पत्ते ही है। ठीक है, अब आ जाए जी इसकी सिलेक्शन ऑफ वैरायटी। तो इसकी जो इस वक्त जो है 20 से ज्यादा किस्म की वैरायटीज हैं दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। वो मुख्तलिफ स्पीशीज जो हैं, ज्यादातर ये कॉमन स्पीशीज जो है मोरस अल्बा, मोरस सिराटा, मोरस इंडिका, मोरस लैटिफोलिया, ये मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। इसके अलावा ये नीचे कुछ स्पीशीज इंडिया के अंदर भी लिखी हुई है कि इसके अलग भी स्पीशीज हैं। तो इस पाकिस्तान में भी 2-4 स्पीशीज जो है वो कॉमनली पाई जाती हैं। अब वो पहाड़ी इलाकों में कई तरह की डिफरेंट स्पीशीज भी हैं। वो देखें आपको कई सारे ऐसे हैं जिनको येलो फ्रूट्स लगते हैं, सिर्फ वाइट कलर के फ्रूट लगते हैं। कई सारे ऐसे हैं जिनको वो डार्क पर्पल कलर के, ब्लैक कलर के लगते हैं। कई सारे ऐसे हैं आपने देखे होंगे उनको लंबे फ्रूट लगते हैं, वो लंबे से और भी वाइट और वो है। तो एक्चुअली डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये सेम नहीं है। सिर्फ ये है कि हम तूत और शहतूत का नाम दे देते हैं, उनको मुख्तलिफ हैं। प्रोपेगेशन क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, इससे पौधे कैसे हासिल किए जा सकते हैं? तो उसमें से जो है इससे पौधे हासिल करने का तरीका 2 तरीकों से है कि या आप सीड लगाएं, इस सीड से पौधे बनाएं, जो कि पहले इसके फ्रूट लें, फ्रूट को सुखाएं, फिर उसका सीड निकालें और सीड को जो है वो आगे ग्रो करें। और दूसरा तरीका है वेजिटेटिव। वेजिटेटिवली मीन जो कलमे लगा के या उसकी ग्राफ्टिंग करके, ये तरीके हैं, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आगे चल के हम सारे देखते हैं। क्लाइमेट, इसको क्लाइमेट कैसे, किस तरह के क्लाइमेट के अंदर ये ग्रो कर जाता है? ये टेम्परेट मीन ठंडे रीजन में भी, ट्रॉपिकल मीन गर्म मुल्कों में भी, गर्म कंडीशन में भी कर जाता है। अब जो है इसको जो एवरेज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चाहिए होता है जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल है, वो कह लें कि 24 से लेके 37 तक। यानी कि ये भी टेम्परेचर गर्मियों में ठंडे इलाकों में भी आ जाता है। टेम्परेट रीजन में ये तकरीबन लगाया जाता है, जो इसका कब कल्टीवेट किया जाता है? तकरीबन मई से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि मई से अक्टूबर तक वहाँ पे सर्दी होती है। जैसे जो थोड़ा मौसम जो है नॉर्मल होता है, जैसे आप पूरा यूरोप ले लें,
तो इन सीजन में वहां पे क्या होता है कि मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है और वहां पे ये पौधे लगा सकते हैं। जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे आप किसी वक्त भी लगा सकते हैं, चाहे स्प्रिंग में लगाएं चाहे ऑटम में लगाएं। ये दो कॉमन रीजन होते हैं। मगर फुल गर्मी, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पे बचना चाहिए। रेनफॉल इसको कितनी चाहिए जी ऑन एवरेज? तो इसे तकरीबन 600 मिलीमीटर से लेके 2500 मिलीमीटर तक। तो ये ऐसे रीजन है जहाँ पे ये बारिश जो है वो कॉमनली होती है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के, हवा के अंदर नमी का कितना तनासब हो, नमी कितनी होनी चाहिए, तो वो तकरीबन 65 से लेके 80% तक जो है अगर हवा के अंदर अगर नमी है तो ये इसके लिए आइडियल है। अगर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो इससे भी इसको इतना मसला नहीं पड़ता। जैसे ये देखिए ना, पंजाब में, हमारे पंजाब में ग्रो हो रहे हैं, तो जब ह्यूमिडिटी 10% 15% तक चली जाती है तो ये मरते नहीं है। हाँ, मगर जब ज्यादा होती है तो ये पौधा तेजी से ग्रो करता है, तेजी से बढ़ोतरी करता है। सनशाइन, जो टेम्परेट रीजन है, ठंडे मुल्कों में आपको पता है कि सूरज कम देर के लिए पड़ता है, तो तकरीबन 5 से 10 घंटे तक इसको लाइट मिल जाए तो अनाफ है। इसी तरीके से टेम्परेट रीजन में अगर 9 से 13 घंटे तक इसको ऑन एवरेज अगर लाइट मिल जाए, डे लाइट जो है, तो वो अनाफ होती है। एलिवेशन, ये बहुत कम जो एलिवेशन वाले इलाके, यानी कि सतह समंदर से बुलंदी, तो ये देखें जापान जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट जो कह लें कि बुलंद है, 22 मीटर से लेके 1735 मीटर फ्रॉम सी लेवल, यानी कि सी लेवल से इसकी इतनी ऊंचाई है, वहां पे भी ग्रो होते हैं। रशिया में देखें 400 मीटर से लेके 2000 मीटर तक, यानी कि सतह समंदर से अच्छी खासी कह लेंगे बुलंदी के ऊपर जो है ये होता है। इसके अलावा इंडिया से ले लें, इंडिया में 300 से लेके 400 तक, और यहाँ पे आप हमारा पंजाब लगाएं तो पंजाब हमारा तकरीबन 400 मीटर फ्रॉम सी लेवल अबव है। तो यहाँ पे जो एक पंजाब की बात कर लें हम अपने पंजाब की, तो ये एक बेस्ट रीजन है फॉर ग्रोथ ऑफ मलबरी। तो ये मलबरी जो है पंजाब आप इजीली। अच्छा, सॉइल में चीजें क्या क्या होनी चाहिए, सॉइल किस तरह की होनी चाहिए जिसमें इसको ग्रो करना चाहिए? तो इसमें से एसेंशियल जो मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन चाहिए इसको, जो जमीन में खड़े होने के लिए। तो ऐसी जमीन बहुत ज्यादा कम्पैक्ट किस्म की सॉइल ना हो, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज जिस तरीके से हमारे पंजाब में सॉइल पाई जाती है ये अच्छी सॉइल है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट और एंकरेज, यानी कि ऐसा सॉइल हो जो कि इसको किसी न किसी हद तक सपोर्ट दे। बिल्कुल सैंडी सॉइल के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि सैंडी सॉइल की पत्थर नरम होती है, वो मूव करती रहती है, वहां पे इसको प्रॉपर सपोर्ट या सहारा एंकरेज नहीं मिलती, जिस वजह से ये वहां पे कम ग्रो करता है। मगर फिर भी कई सारे डेजर्ट जहाँ पे कभी कभार बारिश हो जाती है वहां पे ये हो जाते हैं, मगर बिल्कुल ही डेजर्ट हो तो वहां पे नहीं होता। इसके अलावा जो है सॉइल के अंदर पानी भी चाहिए। पानी जो है अगर थोड़ी बहुत नॉर्मल किस्म की बारिश होती रह जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, तो पंजाब में, तो आप पंजाब में देखें हर शहर में हर गांव में ये पाया जाता है। तो सॉइल पीएच कितनी चाहिए? तकरीबन 6.5 से लेके 7 तक इसको चाहिए सॉइल की पीएच जो है। प्लांटिंग जो है, प्लांटिंग आपने कब लगानी है, उसके लिए लोकेशन और टोपोग्राफी। लोकेशन होती है किस जगह पे पाया जाता है, और टोपोग्राफी भी कि वहाँ पे जो कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेटिक, विंड की, हवा की जो कंडीशंस कैसी हैं, सर्दी कैसी, सर्दी कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी पड़ती है। तो ये जो है तकरीबन हमें जो है सबसे पहले जो है मलबरी ग्रो कहाँ पे करना चाहिए। तो ग्रो हमें वहां पे ग्रो करना चाहिए जहाँ पे हमारा रेयरिंग हाउस है, जहाँ पे हमने सिल्क वर्म रेयर करना है ना, उसके करीब रेयर करना चाहिए। अच्छा, अब आप बात करें कि अगर हम रेयरिंग हाउस के करीब मलबरी प्लांट लगाते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं? उसके फायदे ये होते हैं कि अगर आपका घर जो है, ठीक है ना, कई सारे आप लेके देखें गाँव में जाओ ना, तो अक्सर लोगों ने खेतों में घर बनाए हुए हैं। अगर आप ऐसे घरों के अंदर जो है रेयर करते हैं और साथ ही आपने गली से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले, तो आपको चंद कदमों के फासले पे अगर मजबूली प्लांट मिल जाते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपका जब दिल चाहे 3 दफा खुराक देनी है, आप 3 दफा ताजे पत्ते ला सकते हैं। अगर आप खुदा नाश्ता घर में नहीं है तो आपके बच्चे ला सकते हैं, औरतें बच्चों को कहें वो बच्चे ले आएंगे। अगर कुछ भी ना हो, बच्चे भी ना हो, स्कूल गए हुए हैं शायद, तो औरतें खुद जाके ले ला सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, ना पर्दे का मसला है, ना वहां पे आपके खेतों के अंदर लोगों का हजूम होता है।
तो वो वहां पे दूसरा फायदा ये है कि जब आप उसे फील्ड से मलबरी तक लेके आते हैं तो वो पत्ते मुरझाते भी नहीं, आप फौरी उनको ताज़ा लीफ मिल जाती है। और अगर आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर लाते हैं तो एक तो पहले औरतें बच्चे तो 15-20 किलोमीटर तो जा ही नहीं सकते कि वो स्पेशल रक्षा कराएं, गाड़ी कराएं, फिर जाएं। मर्द हजरात है, मर्द हजरात में जरूरी नहीं है कि हर वक्त या डेली फ्री हो, कभी शादी होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी किसी का जनाजा अटेंड करना है, कोई ना कोई काम होते रहते हैं। तो इसलिए जो है अगर बहुत दूर से लाना है फिर आपका तेल भी लगेगा, पेट्रोल भी लगेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, बड़े सारे मसले होंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप इसको जहाँ पे आपने ये रेयर करना है उसके करीब ही लगा लें, ठीक है, बहुत दूर ना हो, जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर हो तो ईजी होता है। इसके अलावा प्रिपरेशन आप लें, जब एक दफ़ा आपने लैंड सबसे पहले लैंड को सिलेक्ट करें, फिर लैंड को एक दफ़ा जो है सही तरीके से फ्लो कर लें, फ्लो करने के बाद उसको आप जो है उसको लेवल कर लें। लेवल करने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप जो है पानी लगाते हैं तो पानी ये नहीं होता कि एक जगह ज़्यादा खड़ा है दूसरी जगह पानी जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो दूसरा यह है कि इसके अंदर फर्टिलिटी का ख्याल रखें। फर्टिलिटी का ख्याल कैसे करना है कि हमने गोबर वगैरह की खाद, अगर आपके पत्तों की खाद है, कंपोस्ट है, कोई भी किसी तरह की भी खाद है, मुर्गियों की खाद है, किसी तरह की भी खाद है, वो आप उसमें डाल दें। उससे क्या होगा कि वो मिट्टी में जब आप हल चलाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, उसके साथ ही मिक्स हो जाएगी और उसकी न्यूट्रिएशन इंप्रूव हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरा ये है कि लेवलिंग जो है वो डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी कैसी है। अगर तो वो प्लेन किस्म की लैंड है तो वहां पे लेवलिंग आसान होती है, जैसा कि ये देख लें पंजाब में आसान है। मगर आप यही जो है आप मरी में चले जाएं, ठीक है, और आप नारायण चले जाएं तो वहाँ टोपोग्राफी डिफरेंट है, वहाँ पहाड़ी इलाके हैं और जमीन में भी वो मोटे मोटे पत्थर हैं। अब वहाँ पे लेवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी फिर हम डिफरेंट किस्म की प्लांटेशन करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि लेवलिंग के बाद हल जो है स्पेशली जब आप चला रहे हो तो कोशिश करें कि गहरा हल चलाएं या डिस्क चला लें या रोटावेटर चला लें, ताकि वो जड़ी बूटियां भी अंदर ही मिक्स हो जाएं, उतरी जाएं, ताकि वो भी खाद बन जाए, वो पैदा हो जाए ऑर्गेनिक मैटर जमीन में ही। तो ये देखें जी, ये देखें ये डिस्कें चला रहा है, डिस्कें से ये देखें ये जो ग्रास वगैरह है ये सारी इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने लैंड तैयार करनी है कि कोई जड़ी बूटी कोई शय नजर ना आए, ठीक है। ये हाल है रेजर, ये आप देखें ये गोडी वगैरह करने के लिए जो है, और ये मलबरी प्लांट आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्लांटिंग सीजन कौन सा है? अर्ली स्प्रिंग में लगा सकते हैं। अर्ली स्प्रिंग मीन के जैसे ही फरवरी में लगा लें, या लेट आटम, लेट आटम में मीन अक्टूबर नवंबर में लगा लें, ये बेहतर टाइम होता है। कि अर्ली नवंबर में है, अर्ली स्प्रिंग में मतलब यह है कि आप जल्दी लगाएं, लेट ना करें। अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है कि आप देखें मार्च और आगे आगे क्या फरवरी में लगा देते हैं ना, तो फरवरी में क्या होगा, आगे मार्च में शाखें निकलती हैं पत्तों के ऊपर से, इनके ऊपर भी वो बर्ड वगैरह निकल आएंगे, तो वो पौधे जल्दी कामयाब हो जाते हैं। फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, ये महीने इतने सख्त नहीं होते, 2-3 महीने मिल जाते हैं पौधे को और पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। और अगर आपने लेट लगाया है, मार्च या अप्रैल में जाके लगा रहे हैं, तो फिर उसको टाइम कम मिलता है। और आजकल जैसे जून की लू चलती है, गर्मी पड़ती है, तो फिर पौधे के जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि लेट ऑटम में ये बेस्ट सीजन होता है, ये भी अच्छा सीजन है। इसलिए ये है कि यहाँ पे हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो उन दिनों क्या होता है कि जो मलबरी का प्लांट होता है वो डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, यानी कि उसने पत्ते वगैरह गिरा दिए होते हैं, यानी कि वो फीडिंग वगैरह ऑलमोस्ट नहीं कर रहा होता। तो उस सीजन में लगाते हैं तो एक तो वहां पे ग्रो करता रहता है, अपनी जड़ें बनाता रहता है, पत्तों को पत्तों में जो है खुराक बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पत्ते होते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि वहां पे सर्दी के 3-4 महीने मिलते हैं ऐसे, सर्दियों के, तो उन महीनों में क्या करता है कि वो अपनी जड़ें बना लेता है। और जब दोबारा से फरवरी आएगा तो फरवरी में फिर वो जड़ें भी पकड़ गया होगा पौधा, और वो फिर फरवरी में क्या करता है कि अपनी अच्छी खासी जो है वो ऊपर पत्ते निकाल देते हैं, फिर पौधा कामयाब हो जाता है। ये तरीका जो है ये हमारे जो बाग लगाए जाते हैं ना ऑर्चर्ड, उसमें भी ये लेट आटम वाला ज्यादा कामयाब है। इसमें भी लोग क्या करते हैं कि बाग गंदम में ही लगा देते हैं कि जो 3-4 पानी गंदम को लगने हैं उसको भी लग जाने हैं खुद ही, और जब लग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पौधा भी कामयाब हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा सर्दी में या गर्मी में, जैसे आजकल का सीजन है जून में, या आप कहें कि जी मुझे दिसंबर जनवरी में लगाना है, तो ऐसे सीजन में पौधे कामयाब नहीं होते, तो आप अपनी कलमें ज़ाया करेंगे, पौधे ज़ाया करेंगे। तो अगर स्प्रिंग में भी लगाना है तो ये मैंने कहा इसको लेट नहीं करना,
क्योंकि इसके बर्ड जो हैं वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं और मसला होता है। पाकिस्तान में ये इंडिया के अंदर मुख्तलिफ कंडीशन लिखी हुई हैं कि ये देखें कि कर्नाटका में जुलाई अगस्त में, वेस्ट बंगाल में नवंबर में। तो पाकिस्तान में हमारा लगाएं तो या फरवरी में लगा लें तब भी टाइम ठीक है, या फिर आप जो है आपने फरवरी में नहीं लगाना तो फिर आप अक्टूबर नवंबर पे ले जाए। वो अक्टूबर नवंबर जो है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर बेस्ट टाइमिंग है। डायरेक्शन ऑफ प्लांट तो हमारी आप देख लें कि आपके इलाके के अंदर जो है हवा किस रुख चलती है, ठीक है, तो उस रुख आप पौधे लगा लें, उसके ऑपोजिट उसकी ना उसकी सिमत में लगा लें। अगर आप ऑपोजिट लगाएंगे तो पौधों के गिरने के, पौधों के जो है चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हवा के जो है दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पंजाब में ज्यादातर जो पौधे लगाए जाते हैं वो नॉर्थ साउथ लगाए जाते हैं। नॉर्थ साउथ ये कि हमारी ज्यादातर हवा जो है चलती है नॉर्थ साउथ। सिर्फ गर्मियों में जो लू चलती है ना कुछ दिनों में, वो ईस्ट एंड वेस्ट चलती है। तो हम ज्यादातर हवा हमारी जो है वो नॉर्थ वेस्ट चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप नॉर्थ साउथ लगा लें, ये अच्छा तरीका पंजाब के अंदर जो है। बाकी जो ट्रॉपिकल जो गर्म मुल्क हैं उसमें आप जिस सिमत मर्जी लगा लें, उसमें इतना इशू कोई नहीं। अच्छा जी, जो प्लांटिंग डिस्टेंस ये कितना रखना है, प्लांटिंग सिस्टम में दो तरीके फॉलो किए जाते हैं। एक होता है पिट सिस्टम। पिट सिस्टम होता है ये हम करते हैं जैसे जो पिट पैटर्न जो है, ये हम जो रेनफॉल वाले इलाके, जो बरानी इलाके जहाँ पे सिर्फ बारिश की वजह से पानी लगना है, वहां पे हम पौधे लगा लेते हैं। कतार तो कतार का इतना कोई ख्याल नहीं करते, अगर रो का ख्याल नहीं करते, सिंपल ये है कि आप गड्ढे खोद के वहां पे लगा देते हैं। दूसरा ये है कि जो एरीगेटेड इलाके होते हैं जहाँ पे आपने पानी लगाना है, नहरी पानी लगाना है, जैसे कि पंजाब में ये एरीगेटेड रीजन है, तो यहाँ पे अगर आपने लगाना है तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है इस तरह के रीजन को या इस तरह के सिस्टम को हम कॉलर रीजन, कॉलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें कतारों में सीधी लगाया जाता है कि क्लास रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये देखें, ये जो रेनफॉल वाले इलाके हैं इनमें खुद पानी नहीं लगाया जाता। जैसे आप चकवाल चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे पानी खुद बहुत लगता है बारिशों से, कोई एरीगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस प्लांट रो टू रो डिस्टेंस भी ज्यादा रखा जाता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा या कम रखा जाता है। मगर यहाँ पे आ जाए तो एरीगेटेड सिस्टम में तो यहाँ पे रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दोनों सेम मेंटेन करने हैं। ये देखें, अगर ये रखने इससे लेके 0.45 से लेके 0.6, चाहे कतारों का फासला या रो का फासला प्लांट टू प्लांट वो सेम रखने, मगर ये है कि वो हों रोज के अंदर डायरेक्शन सेम है। उसका फायदा ये होता है कि बाद में गोडी करने में आसानी रहती है हमें। ये देखें जी, जैसे ये रो टू रो डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी है, तो वो मेंटेन किया हुआ है। ये देखें, ये पौधे बड़े हो गए हैं। ये देखें तो नीचे वो नीला थोथा भी लगाया हुआ है जिसको हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कहते हैं, चूने में मिला के। तो ये देखें पौधे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो प्लांट मटेरियल आप देख लें कि अगर तो आपने और भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, अगर आप चाहते हैं जी कि मुझे ज्यादा फ्रूट चाहिए, फिर आप शहतूत का पौधा लगा लें, ठीक है। और अगर आपको ये छोटा फ्रूट चाहिए, मुख्तलिफ फ्रूट की मुख्तलिफ खसूसियात हैं, उनसे आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एक तो यह है कि फ्रूट के हिसाब से ना आप लगा लें कि अगर आपको फ्रूट किस तरीके चाहिए उस तरीके से कलमे लें। दूसरा यह है कि बीमारी या डैमेज प्लांट से आप कलमे ना लें। जो हेल्दी प्लांट हो, जो कलम के बराबर जो है, पेंसिल के बराबर शाखें जो है मोटी, आप ले लें। और ऐसे प्लांट से लें जो हेल्दी हो। और प्लस इसमें आपने ख्याल करना है कि मैंने किस तरह का फ्रूट चाहिए, कि अगर आपको फ्रूट भी बेचना है या फ्रूट से दवाई बनानी है, जैम बनानी है, जेलीज बनाने हैं, जूस बनाने हैं, मुरब्बे बनाने हैं, तो कोई सारी चीज बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो आप कलमों की सिलेक्शन, प्लांटिंग मटीरियल की। तो प्लांटिंग मटीरियल का सिंपल ये है कि आप कटिंग लें, उसकी कलमे बनाएं और कलमे जो है वो आप नर्सरी में लगा दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि वो जो है आप ये आपने जो है डायरेक्ट प्लांटिंग कर रहे हैं, ये है डायरेक्ट प्लांटिंग, डायरेक्टली फील्ड में लगा दिया। जिस फील्ड में आपने ग्रो करना है वहां पे कलमे लगा दें। जो कलमे कामयाब हो गई ठीक है, जो कलमे कामयाब नहीं हुई फिर आप बाद में लगा दीजिए, ठीक है। जो कलमे सूख जाए उनको 2-3 महीने बाद, जो नागे रह गए, पंजाबी में कहते हैं नागे, नागे मीन जो बीच में से सूख गए हैं पौधे, वहां पे आप नए लगा दें, ठीक है। इसके अलावा जो है आप नर्सरी में, क्या आप नर्सरी बेड प्रिपेयर करें, नर्सरी का बेड में आप कलमे लगा दें, जब कामयाब हो जाए तो वहां से उखाड़ उखाड़ के आप जहाँ मर्जी ले जाएं।
और तीसरा तरीका है, आप इस तरीके से, या ये जो ऊपर तरीका दिखाया गया, ये दोनों एक ही चीजें हैं कि आप थैलियों में कलमें लगाएं। थैलियों में कलमें लगाएं, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर आप उसको फील्ड में जाके शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक मैंने कहा कि जो डायरेक्ट फील्ड में लगाने, कलमें लगा दें वहां पे। दूसरा तरीका है कि नर्सरी का बेड तैयार करके ना उसके ऊपर कलमें लगा दें। ठीक है, और तीसरा तरीका है कि आप शापर में प्लास्टिक बैग के अंदर जो है वो आप लगा लें। ये देखिए, ये नर्सरी का बेड तैयार कर रहे हैं और इसके ऊपर आप कलमें लगा दें, और बाद में खुरपे की मदद से वो वहां से उखाड़ उखाड़ के आप जहां मर्जी ले जाएं। ठीक है, दूसरा ये शापर वाला तरीका है। और तीसरा तरीका ये देखेंगे कि डायरेक्ट फील्ड में लगा दी डायरेक्टली, यानी कि करने के आपने करने के खुद ही फील्ड में डायरेक्टली लगा दी, जो नाकाम हो जाए वहां पे और लगा दी। ठीक है, मेनोरिंग। मेनोरिंग करने की क्यों जरूरत होती है? मेनोरिंग मीन उसमें आपने ऑर्गेनिक मटेरियल करना है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी तरह का ऐड कर सकते हैं। वो मैंने कहा कि जानवरों का गोबर भी ऐड कर सकते हैं, वो मुर्गियों का जो बिट्ठे होती हैं वो जो गोबर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। आपने अगर पत्ते अगर ना आपके देखें, जैसे यूनिवर्सिटी में आप देखें दरख्तों के नीचे रोजाना गरे पत्ते गिरते हैं और उनका ढेर लगता रहता है, तो वो एक तरीका है कि उसको जला दें। एक तरीका यह है कि गड़ा खोद के उन पत्तों को वहां पे जमा करते रहे, तो उससे क्या बनती है कि पत्तों की खाद, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, वो कंपोस्ट बन जाती है, वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीम के, ये जो नीम के पत्ते वगैरह गिरते हैं, इनको जमा करते रहे, इसका आग बना लें। ग्राउंड नट केक जो है, ये जो फलों के छिलके होते हैं उनको कूट पीस के वो ऐड कर दें। तो आप इस तरीके से कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं, इसको कहते हैं मिनोरिंग। इस मिनोरिंग का फायदा क्या होता है? एक तो ये पानी को होल्ड करने में, यानी कि जब गोबर होगा, खाद होगी, तो वो क्या होगा कि मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ज्यादा पानी ज्यादा देर तक अब्जॉर्ब करके रखते हैं। अदरवाइज उसमें गोबर नहीं है तो एक दिन पानी लगाया, तीसरे दिन पानी खुश्क। ठीक है, अगर गोबर होगा तो वो 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक पानी को होल्ड करके रखेगा। दूसरा है कि सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, मीन के जमीन बहुत ज्यादा कंपैक्ट नहीं होती और जड़ें आसानी से मिट्टी में मूव कर सकती हैं। अगर क्लेई सॉइल है और बीच में खाद भी नहीं है तो पौधा आप देखें बढ़ ही नहीं रहा होता, पानी लगा रहे हैं बढ़ नहीं रहा। क्यों? नीचे बीच में जमीन कंपैक्ट हुई पड़ी। अब कंपैक्ट जमीन में जाओ, जड़ें कैसे मूव करें? ठीक है, इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग की वजह से ये इम्प्रूव हो जाती है। प्लस जो ये चीज़ें आप डालते हैं, चाहे गोबर डालें, बिठें डालें मुर्गियों की, जो भी डालें, इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी मिलते हैं। इसके अलावा छोटे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, मैग्नीज, आयरन, ये भी चीज़ें मिल जाती हैं पौधे को। उससे ये है पौधा बड़ा तेजी से ग्रो करते हैं। इंटरकल्चर, इंटरकल्चर जिसको आप गोडी कहते हैं, कि ये गोडी की, ये देखिए कतारों में लगाई है तो गोडी करना आसान है, बड़ा इजी है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप गोडी जो है आपको करनी पड़ती है और गोडी से करें तो इससे एक फायदा ये होता है कि एक तो जड़ी बूटियां रिमूव हो जाती हैं, वो हमारे पौधों की खुराक नहीं लेती, और दूसरा फायदा ये होता है कि वो पानी ज्यादा तहों तक, ज्यादा नीचे तक अब्जॉर्ब होता है। अगर गोडी नहीं है, जमीन सख्त है, तो पानी ज्यादा नीचे तक अब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि एवेपोरेट हो जाता है। तो उस वेपोरेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि गोडी वगैरह करती हैं। तो ये गोडी जो है जब आपने पहली दफा क्रॉप लगानी है तो कम से कम 30 दिन बाद एक गोडी दें। ठीक है, इसके बाद अगर आपने जो है सालाना, अगर आपने परमानेंट पौधे लगा लिए तो सालाना 1 साल में इनको 3 से 4 दफा गोडी उस फील्ड की होनी चाहिए। जब गोडी होगी तो जड़ें भी खत्म होती जाएंगी, पानी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, स्पेशली मानसून के सीजन में, जब बारिशों का सीजन शुरू होने वाला हो उससे पहले एक दफा लाजमी गोडी कर लें। नहीं तो क्या होता है कि जो जड़ी बूटियां होती हैं मानसून के बाद अगर आपने रिमूव नहीं की हुई थी मानसून से पहले, तो वो ऐसे मच्छर जाती हैं, वहां पे घास कंट्रोल ही नहीं होता। इवन के ये जो पौधे हैं ये छुप जाते हैं ग्रास में, ग्रास डोमिनेट हो जाती है। अब ये देखें, वाटर इरिगेशन सिस्टम आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आप एक तो ये फ्लैट बेड बना सकते हैं कि बेड के ऊपर ऐसे कतारों में कलमें लगाएं, या रेज्ड बेड, जिस तरीके से हम ये मक्की लगाते हैं या जो भी चीजें लगाते हैं उसको हम रेज्ड बेड कहते हैं। तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फरो बना सकते हैं, क्यारियां बना लें, नालियां बना लें। ठीक है, उनके ऊपर दोनों साइडों पे पौधे लगा दें, साइड पे भी, इस साइड पे भी। अब ये है कि पानी अगर तो आपके पास ज्यादा है तो आप इनको हर कतार में पानी देते जाएं। अगर आपके पास पानी थोड़ा है तो एक कतार
एक को दे दें, एक कतार छोड़ दें, एक कतार को दे दें, इससे आपके पानी की बचत हो जाती है और पौधे दोनों कतारों को दोनों साइडों से पानी मिल जाता है और हर हफ्ते मिल जाता है। अगर आपके पास और ज्यादा शॉर्टेज है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो फिर आप जो है स्प्रिंकलर सिस्टम जो यूज कर सकते हैं, या जो है ये जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर भी आप यूज कर, या इस तरीके से आप बना लें, बेसिन सिस्टम बना लें। बेसिन सिस्टम भी वहां पे उसकी छोटी सी क्यारी बना लें उसके इर्द गिर्द, और उसमें अगर आपके पास ड्रिप से भी दे सकते हैं या सिंपल आप बाल्टी से भी पानी दे सकते हैं। तो ये स्प्रिंकलर है। ये स्प्रिंकलर मगर ये काफी महंगा होता है, ये इतना पंजाब में तो इतना कॉमन नहीं है, अदरवाइज आप बाहर दुनिया में जाएं तो जैसे अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे ये बड़ा फेमस है और सबसे ज्यादा फॉलो यही स्प्रिंकलर किया जाता है। प्रूनिंग प्रूनिंग है, प्रूनिंग मीन उसकी कटिंग, उसकी कलमों की। तो पौधे को एक प्रॉपर शेप देने के लिए हमें वक्तन वक्तन जो है उसकी जो अनडिजायरेबल शाखें होती हैं उनको काटना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से आप देखें ना गाँव वगैरह में या शहरों में तूत वगैरह लगे तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में काट लेते हैं और फरवरी में फिर शाखें आ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में हमें छाँव चाहिए होती है तो इसलिए हम काट देते हैं। ठीक है, हमें धूप चाहिए होती है बेड़े में अपने लान के अंदर, तो वो काट देते हैं। मगर जब गर्मियाँ आती हैं तो हम नहीं काटते, क्यों? कि हमें उसकी छाँव चाहिए होती है, उसका फल चाहिए होता है। तो ये कई सारे विकासक के लिए कि पौधे को एक प्रॉपर साइज और शेप देने के लिए। इसके अलावा हमें लीफ चाहिए, हमें लीफ तो वक्त वक्त हम जब हमें लीफ चाहिए तो वहाँ से हम शूट काटते रहेंगे। इसके अलावा जो है क्वालिटी ऑफ लीफ को इम्प्रूव करने के लिए कि जब आप पुरानी शाखें काटेंगे तो पीछे नई शाखें, नए पत्ते, खूबसूरत पत्ते बनेंगे ना। इसके अलावा जो है कि इजी हार्वेस्टिंग तरीका है कि जब आपने हार्वेस्ट इजीली करना है, कि एक तरीका है आप पत्ते तोड़ें, या आपको 2 किलो पत्ते तोड़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, उसके मुकाबले में अगर आप शाखें काट लें तो 2 किलो पत्ते तोड़ने में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जहाँ 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इजी है। दूसरा यह है कि जब गोडी वगैरह करनी होती है तो फिर गोडी में जो क्यारियों के दरमियान में शाखें आ रही होती हैं उनको भी काटना है, ताकि जब गोडी करें तो वो तंग ना करें, उससे रास्ते में ना आए, टूटे ना, पौधा डैमेज ना हो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंटर कल्टीवेशन करते हैं। इसके अलावा जो है आप देखें तो क्वालिटी ऑफ लीफ, तो इस तरह का पत्ता, इस साइज का पत्ता, ये आप देखेंगे डार्क ग्रीन कलर में, टर्फेड हो, सॉफ्ट हो, थोड़ा सा मोटा भी हो, तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है, और हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, तो ये इस तरह का पत्ता, इस रंग का पत्ता जो है ज्यादा अच्छा पत्ता होता है। और जब पत्ता बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो मीन वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, तो वो डार्क होने का मतलब ये कि पत्ता पुराना हो गया। मगर ये है कि अगर वो लेटर स्टेजेस हैं सिल्क वर्म की, जैसे फोर्थ और फिफ्थ, आप वो वाला भी खिला सकते हैं। मगर ये है कि अगर वो अर्ली स्टेजेस हैं तो उनको ये थोड़े से लाइट ग्रीन कलर वाले पत्ते, वो जो सॉफ्ट पत्ते हैं, नाजुक सेंसिटिव पत्ते हैं, वो खिलाएं। तो ये क्वालिटी ऑफ लीफ। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मैंने कहा कि आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक ये है कि आप उसका एक एक पत्ता तोड़ें, एक ये है कि उसके आप ट्वेग तोड़ें। ट्वेग मीन के जो ऊपर से छोटे छोटे वो पार्ट हैं, जैसे आप पत्ती, ये चाय की पत्तियां नहीं तोड़ते तो वो ऊपर से छोटे छोटे ट्वेग तोड़ते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप एक सीजर लेके आए और सीजर लेके जो है पूरी पूरी शाख काटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेथड फॉलो किए जाते हैं। ब्रांच कटिंग मेथड, पूरी शाख काटना, छोटी छोटी शाखें जो है। लीफ कटिंग, आप एक एक, एक लीफ तोड़ें। बर्ड प्लकिंग, बर्ड प्लकिंग के बीच ऊपर से जो टॉप पे जो छोटे छोटे नए पत्ते आए हुए हैं वो छोटे छोटे बर्ड तोड़ते हैं हाथ से। ठीक है, तो आप जो मर्जी तरीका अपना लें। तो जो शूट कटिंग मेथड है ये ज्यादा कॉमन तरीका है। तो इसके कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे नुकसान भी हैं। फायदे देखें तो हमें जो है फ्रेश लीफ मिलते हैं, ब्रांचेस के ऊपर फ्रेश लीफ होते हैं। तो अगर पत्ते ब्रांचेस के साथ लगे हुए हैं तो वो काफी ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। अगर पत्ते जो हैं शाख से कट जाए तो वो आपको पता है कि फ्लोएम से उसका ताल्लुक फौरी टूट जाता है। जब फ्लोएम से ताल्लुक टूट गया तो पत्ता साथ ही मुरझाना शुरू हो जाता है, वो पत्ता जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू उस पत्ते के जो के ब्रांचेस के साथ होते हैं, क्योंकि उसके अंदर खुराक होती है, उसे कुछ ना कुछ देर तक, खुराक घंटे 2 घंटे तक उसी जो कटी हुई शाख है, शूट है, उसमें से उसको खुराक मिलती रहती है। दूसरा यह है कि यहाँ से हमें लेबर का जो खर्चा है वो 50% तक कम हो जाता है। मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आप पत्ते कलेक्ट करते हैं तो आपका घंटा लगता है, अब उसकी मुकाबले शूट काटने आपका आधा टाइम भी नहीं लगेगा, 50% से भी ज्यादा। और आपको ज्यादा लेबर भी नहीं चाहिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए आपको काफी सारे बंदे चाहिए।
ठीक है, और शाखें काटने के लिए आप एक बंदा भी काफी है आपको। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर जब आप ये वाला तरीका यूज करते हैं, जो शूट कटिंग वाला हार्वेस्टिंग वाला मेथड, तो आपको पर किलोग्राम कोकून पैदा करने में आपकी पत्तों का खर्चा भी बच जाता है, यानी कि पत्ते आपके थोड़े कंज्यूम होते हैं, उसमें ज्यादा पत्ते जाया होते भी हैं, इसमें जाया कम होते हैं। दूसरा यह है कि बेटर क्वालिटी और अच्छी ज्यादा मिकदार में कोकून पैदा होती है। तीसरा फायदा, पांचवा फायदा यह है कि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की पैदा होता है उसके अंदर जो है वो, क्योंकि वो लार्वे ज्यादा हेल्दी होते हैं। मगर कुछ फायदे भी, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जब आप पत्तों के बजाय पूरी शाख ला के डालते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रेयर करने के लिए ज्यादा स्पेस, करीबन 30% मोर स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, और जब भी आप रेयर जो सिल्क को हम रेयर कर रहे हैं तो आप शाखें काट काट के ला रहे हैं, इसलिए आपको जो प्लांटिंग मटीरियल है जो आपको चाहिए होगा, वहां पे जो कलमें वगैरह चाहिए होंगी, वो आपको कलमें थोड़ी कम ही मिलेंगी, क्योंकि आप बार बार पौधे को काट रहे हैं। मगर इसका ये इतना कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, ये थोड़ा सा है इसमें ये भी है कि ये थोड़ी सी स्पेस आप ज्यादा यूज कर लें, तो ये इतने कोई बड़े डिसएडवांटेज नहीं है, मगर ये है कि इसके फायदे बड़े सारे हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, यहाँ तक। तो ये प्रैक्टिकल है, 8वां प्रैक्टिकल है मोरिकल्चर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये मैंने आपको सेंड कर दिया था पिछले वीक ना, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है वो बता दें, अदरवाइज एक छोटा सा लेक्चर है, 15 लेक्चर, वो हमने थोड़ा सा कवर करना है। जी शाबाश, यहाँ तक।